guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल and you're watching चैनल यूनिकॉम। मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी सी फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए so that you get a notification for every new video that is being uploaded on our channel। देखिए, इस नई सीरीज में मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स को कवर कर रही हूं एक एक करके, जो कि चेंज हुए हैं। मतलब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंसेप्ट्स को कवर कर रहे हैं अलोंग विद द क्वेश्चंस। ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में पुराने 5 वीडियोस जा चुके हैं। ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें और आप उस बटन पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। सभी अपडेटेड न्यू वीडियोस अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस यू कैन सी देम। नाउ आज का ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड पर और क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं कंज्यूमर सरप्लस। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, फॉर्मूला क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस का, ग्राफिकली कैसे आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको वो एग्जाम में डायग्राम दे देगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरिया कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हम देखेंगे। कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब प्राइस चेंज होती है किसी भी कमोडिटी की, ये देखेंगे। और आपके नए मॉड्यूल में जो नए कंसेप्ट कवर किए हैं उसके साथ साथ न्यू क्वेश्चंस भी हम जरूर सॉल्व करेंगे। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूं। सो कुर्सी की पेटियों को कस कर बांध लें और वीडियो के बीच में ना जाएं। जरूर वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट गोइंग। कंज्यूमर्स सरप्लस होता क्या है। कंज्यूमर का सरप्लस, एक कंज्यूमर को मिलने वाला सरप्लस, अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज द बायर्स नेट गेन फ्रॉम परचेजिंग एनी गुड और सर्विस। एक कमोडिटी को परचेज करने पर आपको कितना नेट गेन हुआ, कितना फायदा हुआ, उसे कहते हैं कंज्यूमर का फायदा, कंज्यूमर्स सरप्लस। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप गए मॉल अपने फ्रेंड के साथ, आपने वहां पर देखी एक जीन्स। जैसे ही आपने जीन्स देखी, आपने टच किया, फैब्रिक डिजाइन सब आपको बढ़िया लगा। आपने अपने फ्रेंड से पूछा, यार जीन्स तो बहुत अच्छी है, खरीद लेता हूं, मुझे जरूरत भी है, कितने की होगी। सो आपके फ्रेंड ने कहा मे बी होगी 800-900 की। और आपको लगा कि यार 800-900 तो छोड़, अगर ये 1200 की भी हुई ना तो भी मैं तो खरीदने को तैयार हूं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में होगी। अगर 1200 की भी हुई आई विल बाय। एंड टू योर सरप्राइज यू फाइंड एक्चुअल प्राइस उस कमोडिटी की होती है 700 रुपए। जो जीन्स आपको पसंद आई उसकी असल में प्राइस है 700 रुपए। एंड आप कितना तक देने को तैयार थे, यू आर विलिंग टू पे, यू आर रेडी टू पे अप टू ₹1200। ठीक है, आप 1200 रुपए तक देने को तैयार थे। तो अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस की बात करूं यहां तो वो होगा 1200 माइनस 700 मतलब 500 रुपए। यानी इस जीन्स को खरीदने पर मुझे जो एक्स्ट्रा गेन हुआ, जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। देखिए, the amount which a consumer is ready to pay or willing to pay for any commodity, इस जीन्स के केस में हो गया 1200 रुपए, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा यूटिलिटी मींस द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यानी किसी कमोडिटी को यूज करने पर जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक एक्स्ट्रा यूनिट और अगर कंज्यूमर ने कंज्यूम किया किसी भी गुड का तो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो मिली उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं।
अब कंज्यूमर सरप्लस टॉपिक को समझने के लिए अगर आपको ये जीन्स का एग्जाम्पल समझ आया तो मतलब काम हो गया। देखिए 1200 रुपए भी मैं दे दूंगा, एक्चुअल में 700 ही देने पड़े, 500 का नेट गेन हो गया। सो कंज्यूमर सरप्लस यही है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। यही है कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, बायर्स नेट गेन फ्रॉम परचेजिंग अ गुड इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। फॉर्मूला क्या हो गया, जो कि कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, अपने केस में हो गया 1200 माइनस 700, 500 रुपए हो गया कंज्यूमर का सरप्लस। अब देखो ये कंसेप्ट दिया किसने, वो एग्जाम में पूछ सकता है, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया। आप में से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अल्फ्रेड मार्शल ने बहुत सारी चीजें दी हैं, जहां तक कि हमारी सीए फाउंडेशन में हमने पढ़ा है। सो 2-3 चीजें आप नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि अल्फ्रेड मार्शल साहब ने और क्या क्या दिया है, कौन से टॉपिक्स या कौन से सब टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में हमें दिए हैं। ठीक है, पहली बात, कंज्यूमर सरप्लस इज द नेट गेन टू अ कंज्यूमर ऑन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। फॉर्मूला, what a consumer is willing to pay minus what he actually pays is the net gain to the consumer known as consumer surplus। ठीक है, किसने दिया कंसेप्ट, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। ठीक है, देखिए एक और चीज कही है, इट इज अ मेजर ऑफ वेलफेयर दैट पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, ओके, सो कोई भी गुड या सर्विस हमने कंज्यूम की तो उसकी वजह से हमें क्या वेलफेयर मिला, मेजर ऑफ वेलफेयर दैट कंज्यूमर्स गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड और सर्विस। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर हम किसी भी कमोडिटी को देखते हैं, अगर हम उसे खरीदना चाहते हैं तो वो किस पर बेस्ड होता है। अगर हमको लगता है कि इसको यूज करने से, इसको खरीदने से हमें कुछ यूटिलिटी मिलेगी, कुछ सेटिस्फैक्शन होगा हमें, तभी हम उसे खरीदेंगे। फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, सभी इकोनॉमिक गुड्स की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो अगर किसी भी कमोडिटी को खरीदना या ना खरीदने का डिसीजन आपको लेना है तो किस पर बेस्ड होगा, यूटिलिटी पर। अगर आपको लगता है कि ये डोमिनोज की आइसक्रीम देखकर या बर्गर देखकर कि भाई मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तब तो आप खरीदोगे, तब तो उसे डिमांड करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट बाय, राइट। सो डिमांड फॉर एनी कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, सो इट डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी टू अ कंज्यूमर। देखिए, हो सकता है चिकन बर्गर देखा मैंने, एडवर्टीजमेंट में, मेन्यू में मैंने चिकन बर्गर देखा। अब बर्गर तो मुझे पसंद है पर चिकन बर्गर नहीं, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। तो क्या मैं उसे खरीदूंगी, क्या मुझे लग रहा है उसकी यूटिलिटी मेरे लिए है, नहीं, सो आई विल नॉट बाय इट। लेकिन अगर मैंने वेज बर्गर देखा एडवर्टीजमेंट में तो मेरे मुंह में पानी आ जाएगा, मुझे पता है आई विल गेट सैटिस्फैक्शन, सो आई विल थिंक अबाउट बाइंग इट, राइट। ठीक है, अब देखो, अगर एक कंज्यूमर को लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली है, इफ अ कंज्यूमर गेट्स मोर मार्जिनल यूटिलिटी ही विल बी विलिंग टू पे मोर फॉर दैट। वेज बर्गर के लिए आई विल बी रेडी टू पे मोर। अगर मुझे लगता है इफ अ कंज्यूमर गेट्स लेस मार्जिनल यूटिलिटी, मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन तो मुझे नहीं मिलने वाली है इसको खाकर, एग्जाम्पल फ्रेंच फ्राइज, कि इतना ज्यादा मुझे नहीं मजा आएगा, आई विल बी विलिंग टू पे लेस। तो अगर एक कंज्यूमर को लगता है भाई ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी इसको खाकर, इसको कंज्यूम कर कर, he will be willing, he will be ready to pay a higher price। अगर मुझे लगता है कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मजा नहीं आएगा भाई इस कमोडिटी को कंज्यूम करके, ज्यादा मजा नहीं आएगा, ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, आई विल बी विलिंग टू पे, आई विल बी रेडी टू पे लेसर अमाउंट। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो कंज्यूमर सरप्लस समझो आपको समझ आ गया। अब देखिए, अब मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाती हूं जो बात हमने अब तक की है कि कंज्यूमर सरप्लस डायग्राम में ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है हम जानते हैं, व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी और विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। डिमांड की डेफिनेशन याद कीजिए,
demand represents various quantities of a commodity a consumer is willing to buy at different given price levels. ठीक है, so ध्यान से समझना, willingness to pay मतलब कितना वो पे करने को तैयार है हर एक यूनिट के लिए. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इट कैन बी इंडिकेटेड बाय द डिमांड कर्व. देखिए डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हम जानते हैं. यहाँ पर हम प्राइस लिखते हैं, यहाँ हम एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लिखते हैं. डिमांड कर्व से कैसे क्या समझते हैं कि भाई गिवन प्राइस मान लीजिए ओपी है तो वो कितना क्वांटिटी खरीदने को तैयार है. प्राइस मान लीजिए इतना है, यहाँ पर ये प्राइस है तो वो कितना क्वांटिटी खरीदने को तैयार है, राइट. सो व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे कैन बी इंडिकेटेड बाय द डिमांड कर्व. सो डिमांड कर्व हमें ये बताता है कि कंज्यूमर कितना पे करने को तैयार है. फॉर एग्जांपल ओक्यू क्वांटिटी लेने पर वो कितना पे करने को तैयार है, ओपी पे करने को तैयार है. ठीक है, एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, ये कैसे हमें पता चलेगा, प्राइस लाइन को देखकर. ठीक है, कि जितनी भी प्राइस लाइन है, जो भी प्राइस है, एक्चुअल में मार्केट प्राइस क्या है. सो इट इज इंडिकेटेड बाय द प्राइस लाइन, दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, सो मैंने आपको बताया कंज्यूमर सरप्लस होता है विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट. विलिंगनेस टू पे कैन बी इंडिकेटेड बाय द डिमांड कर्व एंड एक्चुअल पेमेंट इज इंडिकेटेड बाय द प्राइस लाइन. अब देखो ये कंसेप्ट कहां से आया कंज्यूमर सरप्लस का. ये बेस्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ कहता है जैसे जैसे आप सक्सेसिवली कंटिन्यूअसली किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजम्पशन करते जाते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम और कम होता जाता है. इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. तो अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें. y एक्सिस पर मैंने लिखा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए, और x एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है D1 ये डिमांड को रिप्रेजेंट करता है और मार्जिनल यूटिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हम ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलती जाएगी हर एक यूनिट से. ठीक है, अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर अ यूनिट ऑफ अ गुड, एक यूनिट की, इंडिकेट्स द प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर दैट यूनिट, है ना. अगर किसी भी कमोडिटी की मैं मार्जिनल यूटिलिटी कहूं आपको 10 है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब marginal utility is what, it indicates the price consumer is willing to pay for that unit of a good. तो 10 रुपए में उस कमोडिटी पर खर्च करने को तैयार हूं, मतलब उसको पाने के लिए मुझे 10 रुपए की जितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी तो मैं 10 रुपए खर्च करने को तैयार हूं. एक बात याद रखिए, कंज्यूमर जो होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, देना और लेना बराबर का खेल होना चाहिए. लेन देन बराबर का हो तो हम इक्विलिब्रियम में आ जाए. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर इज डिराइविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. वो हिलना डुलना नहीं चाहता, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको. ठीक है, तो जब मुझे मिलने वाला सुकून, मुझे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन जो मैं प्राइस देने वाली हूं उसके बराबर हो जाए, मतलब मैं इक्विलिब्रियम स्टेट में हूं. ठीक है, सो वैसे भी हम जानते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी के केस में MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X इज द कंडीशन. ठीक है, अब इस डायग्राम को देखो. देखिए जो डिमांड कर्व होता है उसके नीचे का एरिया, बट अबाउ द प्राइस लाइन, व्हाट आई सेड, एरिया अंडर द डिमांड कर्व D1 के नीचे का एरिया, बट एरिया अबाउ द प्राइस लाइन, मतलब ये जो प्राइस लाइन है इसके ऊपर का एरिया. दिस एरिया इंडिकेट्स द एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. क्यों भाई, हम जानते हैं डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे. ठीक है, सो ये डिमांड कर्व की जो ये हाइट है ये कंज्यूमर की विलिंगनेस दिखा रही है, वो इतना पे करने को तैयार था. ठीक है, एक्चुअल में कितना पे किया, इतना ही पे किया, ओपी है ना, ये ओपी इतना ही पे किया. ठीक है,
Okay, so willingness to pay is represented by the height of the demand curve, represented by h, height of the demand curve. ठीक है, एक्चुअल में कितना पे किया, OP. सो कंज्यूमर सरप्लस आया कि नहीं आया, ये वाला जो ट्रायंगल का एरिया है जो बचा हुआ, बिकॉज हम पे करने को कितना तैयार थे, व्हाट वी वर रेडी टू पे इज, सी व्हाट वी वर रेडी टू पे, वी वर रेडी टू पे DOQR, DOQR, इतना एरिया DOQR हम OQ के लिए पे करने को तैयार थे. ठीक है, this was what the willingness to pay, but what I actually paid is OP for OQ. so I actual में मैंने कितना पेमेंट किया, OQ क्वांटिटी के लिए OP प्राइस पे की. so POQR, ये ट्रायंगल मैंने एक्चुअल में पे किया, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये मैंने एक्चुअल में पे किया. सो अभी दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे, सो विलिंगनेस टू पे, रेडी टू पे माइनस व्हाट आई एक्चुअली पेड, तो आएगा यहाँ पर ट्रायंगल DPR. सो ये DPR हो गया मेरा कंज्यूमर सरप्लस. समझ गए, डिमांड कर्व के अंदर का एरिया रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द डिमांड कर्व, रिप्रेजेंट करता है व्हाट यू आर विलिंग टू पे. एक्चुअल में आपने ओपी पे किया, सो ये जो एरिया है ये हो गया आपका कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम जानते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब रहता है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x. मतलब जो मैं पे करना चाहती थी और जो मैंने एक्चुअल में पे किया वो दोनों इक्वल हैं. जब हम OQ क्वांटिटी खरीद रहे हैं तब हमारा OQ क्वांटिटी के लिए देखिए पॉइंट R पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों मिल गए, इसीलिए हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OQ. ठीक है, बिफोर क्यूएथ यूनिट, इस क्यूएथ यूनिट, ये जो भी यूनिट है, इस क्यूएथ यूनिट के पहले क्या कंडीशन है, देखो इक्विलिब्रियम कहाँ है, OQ पर है ना, मतलब क्यूएथ यूनिट पर तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में हैं, ये तो बात समझ आई. पर एक बात, बिफोर क्यूएथ यूनिट क्या हो रहा है, इससे पहले हम जब भी कुछ खरीदेंगे, बिफोर क्यूएथ यूनिट है ना, हम जब भी कोई यूनिट कमोडिटी की खरीद रहे हैं, इससे पहले देखिए क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है ये देखिए, ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है ये. ठीक है, और ये है आपकी प्राइस लाइन. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज मोर देन प्राइस ऑफ x, मतलब मुझे यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है और कम मुझे पे करना पड़ रहा है. मेरी विलिंगनेस टू पे इज मोर देन व्हाट आई एम एक्चुअली पेइंग, सो आई विल बाय मोर, आई विल बाय मोर. ठीक है, आई विल बाय मोर. सो यहाँ पर मुझे कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा, सीधा सीधा हो रहा है, कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है बिफोर क्यूएथ यूनिट. नाउ आफ्टर दिस क्यूएथ यूनिट व्हाट इज हैपनिंग, इसके बाद क्या हो रहा है, देखो क्यूएथ यूनिट के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर क्यूएथ यूनिट अगर मैं कुछ भी परचेज करती हूं तो ये देखिए, ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो मुझे मिल रहा है क्यूएथ के बाद, और ये मेरी प्राइस लाइन है. सो आफ्टर क्यूएथ है ना, इस यूनिट के बाद अगर मैं कंजम्पशन करती हूं तो क्या होता है, माय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x is less than the price of x and therefore no consumer surplus, no net gain. भाई मैं पेमेंट देखो कितना कर रही हूँ, इसको यहाँ तक ले जाए समझने के लिए, इस लाइन को यहाँ तक ले जाते हैं. देखो तो ये तो मेरी प्राइस है जो मैं एक्चुअल में पे कर रही हूँ, और ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है जो मुझे मिल रही है. प्राइस ऊपर है, MU नीचे है, प्राइस ज्यादा है जो पे कर रही हूँ, दिस प्राइस इज मोर देन द यूटिलिटी दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, सो देयर इज नो मोर कंज्यूमर सरप्लस, तो मैं नहीं खरीदूंगी आगे. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है क्यूएथ पर, यहाँ वेयर MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x. क्यूएथ के पहले कुछ भी खरीदेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस ऑफ x से, सो कंज्यूमर सरप्लस कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, सो ही विल बाय मोर. क्यूएथ के बाद में कोई कंजम्पशन वो नहीं करेगा क्योंकि प्राइस पेड इज मोर देन द यूटिलिटी, सो वहां कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं है. ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाने वाली हूं कि प्राइस जब किसी कमोडिटी की चेंज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो कंज्यूमर सरप्लस पर क्या फर्क पड़ता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नया कंसेप्ट है जो मॉड्यूल में ऐड किया गया है, और
इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 117 एंड 18। तो ध्यान से सुनना। जैसा मैंने आपको बताया, डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे। सो ये जो हाइट है डिमांड कर्व की OA, इट रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे। सो OA तो कंज्यूमर पे करने को तैयार है, विलिंगनेस। व्हाट ही एक्चुअली पेज वो है OP। ये प्राइस लाइन हो गया आपका P। सो OP इज द अमाउंट ही इज एक्चुअली पेइंग, ठीक है। सो व्हाट ही इज एक्चुअली पेइंग, तो OA is more than OP. You can see OA is more than OP. So what a consumer is willing to pay is more than what he actually pays, यानी उसको कुछ कंज्यूमर सरप्लस तो मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम में कब आएगा यहाँ कंज्यूमर, जहां पर कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो जाएगी। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ये प्राइस लाइन है, E पर मिल रहा है। सो अगर हम देखें, सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड प्राइस ऑफ x आर इक्वल एट पॉइंट Q, ठीक है। सो कंज्यूमर विल बाय OQ क्वांटिटी एट OP प्राइस एंड ही विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये तो हम देख चुके हैं। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगी, अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज आता है, प्राइस फॉल हो जाती है, तो क्या होगा। सबसे पहले देखो, व्हेन प्राइस इज OP, जब प्राइस OP है तब कंज्यूमर सरप्लस कितना आ रहा है, एरिया अंडर द डिमांड कर्व, है ना, पूरा एरिया अंडर द डिमांड कर्व, ये पूरा एरिया अंडर द डिमांड कर्व बट अबाउ द प्राइस लाइन, मतलब दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस। जब प्राइस OP है तो कंज्यूमर सरप्लस कितना है, ये रेड वाला पोर्शन, ठीक है, रेड वाला पोर्शन, और इसे हम कहते हैं A। मान लो इसको मैंने A कह दिया, ठीक है। अब चलो प्राइस फॉल हो जाती है, प्राइस फॉल हो गई, प्राइस को फॉल कर देते हैं तो नई प्राइस हो जाएगी ये, इसको मैं नाम दे देती हूँ नई प्राइस को P1, ठीक है। P1 नाम दे दिया नई प्राइस को। ऑलराइट, इस पॉइंट को अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ना, जहां पर नई प्राइस लाइन और मार्जिनल यूटिलिटी मैच होंगे। सो अगेन इसको नाम दे देते हैं F। यहाँ क्या हो रहा है मुझे बताओ, F पर क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ x। नई प्राइस और नई MU तो वही है, सो नई प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी मिल गए ना F पर, सो नया इक्विलिब्रियम हो गया। अब नया इक्विलिब्रियम ये अगर हो ही गया है तो नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी निकलेगी अब, हाँ जी। तो चलो इसको निकाल देते हैं, ये आ गया आपका Q1, नाम दे देती हूँ Q1। सो नाउ न्यू इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट F, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई OQ1, इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई OP1। मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि भाई अगर प्राइस फॉल हो जाती है, ठीक है, प्राइस P से P1 पर आ गई तो कंज्यूमर सरप्लस पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले कंज्यूमर सरप्लस था ये रेड वाला ट्रायंगल, ठीक है, A से जिसे मैंने डिनोट किया है। अब देखो, अब नया कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, एरिया बिलो द डिमांड कर्व, पूरे डिमांड कर्व के नीचे का एरिया बट अबाउ द प्राइस लाइन, राइट, यस। सो अब देखो जो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया होगा नई प्राइस लाइन के ऊपर का एरिया, है ना, तो मैं इसको क्या ऐसे बोल दूं कि ये वाला पूरा एरिया ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया है, ये एरिया, दिस एरिया इज द न्यू कंज्यूमर सरप्लस का ट्रायंगल, दैट इज AP1F। देखो AP1F नीचे लिखा है, इस ट्रायंगल को, ग्रीन वाला ट्रायंगल इज द न्यू कंज्यूमर सरप्लस एंड ये APE रेड वाला ट्रायंगल इज द ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस। बताओ कंज्यूमर सरप्लस का ट्रायंगल बढ़ गया ना, पहले छोटा था, बढ़ गया ना। सो जब प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है, इनवर्सली जब प्राइस बढ़ जाएगी कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो लर्निंग क्या है, व्हेन प्राइस रिड्यूसेस कंज्यूमर सरप्लस विल इंक्रीज, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस कंज्यूमर सरप्लस विल फॉल। एक तो ये याद होना चाहिए आपको, डायग्राम में मैंने समझा दिया, पूरा डेटा नीचे लिख दिया। इस रेक्टेंगल को मैं मार्क कर देती हूँ, मान लो बोल देती हूँ B, और एक छोटा सा ट्रायंगल है ना ये वाला, इसको बोल देती हूँ C। सो पहले मेरा जब OP प्राइस था तब मेरा कंज्यूमर सरप्लस कितना था, इक्वल टू A, है ना। अब जब मेरा प्राइस OP1 हो गया तब मेरा नया कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। सो इंक्रीज कितना हुआ कंज्यूमर सरप्लस में भाई ऑन फॉल ऑफ प्राइस, B प्लस C।
ठीक है, मतलब कितना एरिया, TP1FE, P1FE, ये एरिया मेरा इतना एरिया, ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ये इतना मेरा कंज्यूमर सरप्लस में इंक्रीज हो गया। सो गाइज, अब इसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन नंबर 117 सॉल्व करें। उसमें करेक्शन भी है। जो ऑप्शन है 17 का, करेक्ट ऑप्शन 117 का दिया है सी, वो ऑप्शन सही है, पर डिक्रीज की जगह आपको करेक्ट करके इंक्रीज लिखना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिक्रीज की जगह आपको इंक्रीज लिखना है। दूसरी चीज, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ। पहली चीज याद रखें, अगर हम नेसेसिटीज का केस लेते हैं, नेसेसरी गुड्स का, तो शुरू में इनिशियल यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है, इट इज इनफाइनाइटली लार्ज। सो कंज्यूमर सरप्लस भी आपका बहुत ज्यादा लार्ज होता है, इनफाइनाइटली लार्ज होता है। सो अगर वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे, इन केस ऑफ नेसेसिटीज कंज्यूमर सरप्लस इट इज इनफाइनाइटली लार्ज। दूसरी चीज, अगर वो आपसे टोटल कंज्यूमर सरप्लस पूछता है इन अ मार्केट, so remember total consumer surplus in a market is the summation of all individual consumer surpluses. इतना सा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 117 अकॉर्डिंग टू द न्यू मॉड्यूल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन में करेक्शन कर ले, ऑप्शन सी में कट करके डिक्रीज को इंक्रीज लिख दें, आंसर सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। वो भी आप जरूर सॉल्व करें। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको ना समझ में आए आंसर, तो आप मुझे जरूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नाउ बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू समराइज व्हाट वी हैव रेड टुडे। देखो, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है, ना वो कम कंजम्पशन करना चाहेगा ना ज्यादा बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, सबसे ज्यादा आनंद में है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। अगर मान लो कहीं पर कंज्यूमर को लगता है MUX इज मोर देन प्राइस ऑफ एक्स, ही विल बी एक्साइटेड, ही विल गेट कंज्यूमर सरप्लस, ही विल बाय मोर। पर अगर उसे लगता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स, he will not buy that commodity। ठीक है, एक और चीज, अगर कमोडिटी की प्राइस फॉल कर रही है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा, और अगर कमोडिटी की प्राइस राइज हो गई है तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। सो इसे याद रखें, इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से याद रखकर एग्जाम में जाएं। क्वेश्चन नंबर 117 और 18 जरूर सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या कंसेप्ट क्लैरिटी हुई या नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारी कोशिश पसंद आई, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू एवरीवन। मैं मिलूंगी आपको जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसे आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलें मुझे कि किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स पास हैं। बाय बाय।